नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। और जो लोग जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में आधुनिक भारत के इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज हम लोग ये टॉपिक है और काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो एग्ज़ाम होता है वहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे बताइए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, किसने किया, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, या फिर रामकृष्ण मिशन, कुछ इस टाइप का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या योगदान रहा इतिहास में, इसने क्या किया, कहीं ना कहीं धार्मिक जो कुछ बुराइयां था, कुरीतियां था, उसको सुधार किया, और सामाजिक जो चल रहा था कुछ प्रथा वगैरह उसको भी समाप्त करने में काफ़ी लोग का योगदान रहा इस ऑर्गेनाइजेशन का और इससे जुड़े लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मेट है इस रिवीजन मोड क्लास का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी पोर्शन। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है फिर हम लोग उसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, प्राचीन काल में और मध्यकालीन काल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था, और इसी पृष्ठभूमि में आधुनिक भारत के इतिहास में भी इस प्रकार के आंदोलन को संचालित करने का जो श्रेय दिया गया है, अर्थात देखा जाए जो प्राचीन काल में भी इस टाइप का सुधार हुआ है सामाजिक धार्मिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ मध्यकालीन में जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें भी, तो इसी क्रम में आगे भी चलता है आधुनिक काल में। और क्या पता आने वाला समय भी ये होते ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है रुका हुआ नहीं, कुछ न कुछ चेंजिंग होते ही जा रहा है। कुछ नया नया चीज़ को क्या कर रहा है, ऐड किया जा रहा है। लोग अपने सुविधा अनुसार समाज के जो बदलते परिस्थितियाँ और समाज में लोगों का जो वैचारिक चीज़ों में जो जैसे जैसे चेंजिंग आता है उस हिसाब से क्या होता है, समाज एडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को अपने अनुसार। तो देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता कहकर संबोधित किया जाता है। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता। अब देखिए, इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है, अर्थात जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसका क्या कारण था, होने का क्या क्या वजह था। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो कारण है उसका चर्चा किया गया है। पहला, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, क्योंकि जब यहाँ पे अंग्रेज आया, जब शासन कर रहा था, जो जैसे पुर्तगाली, सबसे पहले देखा जाए पुर्तगाली आया था, उसके बाद ही थर्ड नंबर पर अंग्रेज आता है। तो उस प्रकार क्या पश्चिमी सभ्यता, जो वेस्टर्न कंट्री के लोग जब यहाँ पे आके शासन करते उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा वहाँ के लोगों का। फिर देखा कि ये लोग किस टाइप का यहाँ पे शासन कर रहा है, तो कुछ न कुछ वहाँ से क्या हुआ, उसको कुछ समझ में आया कि नहीं, ये लोग तो कुछ चीज़ में है जो बेहतर है, तो हमें वहाँ पे चेंजिंग करना चाहिए। हमें वहाँ पे क्या होना चाहिए, अपने फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपने समाज में कुछ उस टाइप का चल रहा, कुछ कठोर नियम कानून, तो उसको हमको क्या करना, छोड़ना पड़ेगा। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा। अब मध्यम वर्ग का उदय। फिर क्या हुआ, एक मध्यम वर्ग का भी उदय होता है इसी समय आधुनिक भारत में। और साथ ही साथ देखिए, भारतीयों में आत्म चेतना का संचार। और भारतीयों में क्या हुआ, आत्म चेतना का संचार भी हुआ। चौथा, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन। हम लोग ने पढ़ा था 1813 में क्या होता है, 1813 में जो अधिनियम आता है उसमें क्या कर दिया जाता है, ईसाई मिशनरियों को भारत में अब क्या धार्मिक प्रचार करने के लिए अनुमति मिल जाता है। और साथ ही साथ 1 लाख रुपये शिक्षा पे खर्च करने के अधिकार मिलता है भारत में। ये अधिकार कब मिला था, 1813 में मिला था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण कार्य। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर रहा था, पक्षपातपूर्ण कार्य किया जा रहा था। तो ये सब प्रभाव था जो बना, बैकग्राउंड बना किसका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का। तो उसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रह्म समाज। तो देखिए, ब्रह्म समाज का स्थापना कब होता है, 1828 में। डायरेक्ट ये याद रखिए आप लोग, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ देगा ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ और किसने किया।
तो ब्रह्म समाज का स्थापना होता है 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अब देखिए, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिनका जन्म बंगाल में राधानगर गांव में 1773 में हुआ था। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसी समय राजा राम मोहन रॉय का जन्म होता है बंगाल के राधानगर गांव में। ये रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आते थे। ये खुद तो रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आते थे, लेकिन ये ऐसा ऐसा काम कर गए कि लोग इनको क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। और देखिए, यह मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन और फारसी भाषाओं के जानकार थे। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषा के जानकार थे। 8 भाषा, यहाँ तो लोग को हिंदी तक अच्छा से बोलने नहीं आता है। ये 8 भाषा के जानकार थे। इंग्लिश तो दूर ही है, दूर की बात है, खासकर बिहार लोगों के लिए। देखिए, हाँ, ये क्या थे, 8 भाषा की जानकारी थे, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन और फारसी। इन्होंने पटना में अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन रॉय ने पटना में अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किए थे, और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान इन्होंने अपने अधिकारी जॉन डिग्बी से प्राप्त किया। ये एक एक पॉइंट सारा का सारा जो लाइन है, लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन है, हम ध्यान से याद रखिएगा इसे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा क्या किया, जो इसके अधिकारी थे जॉन डिग्बी से प्राप्त किया था, और इनके गुरु का नाम जमी बैथम था। इनके गुरु राजा राम मोहन राय के जो गुरु थे जमी बैथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अग्रदूत और प्रभात तारा तथा नए भारत का पैगंबर कहा गया है। देख लिए एक साथ क्या क्या कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अग्रदूत और प्रभात तारा तथा नए भारत का पैगंबर कहा गया है। इनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया। तो राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि जो दिया गया, जो राजा लगता है स्टार्टिंग में, ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया है, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कब, जब इनको भेजा था ब्रिटेन में क्या, पेंशन बढ़ाने को लेकर अकबर द्वितीय, तो उसी समय दिया गया था। चलिए, उपाधियों का अंत संविधान के किस आर्टिकल में है बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। यह एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। इनका कहना था कि ईश्वर तो एक ही है, सबका मालिक एक ईश्वरवाद। अब देखिए, इन्होंने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना कोलकाता में किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आत्मीय समाज की स्थापना कोलकाता में 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज कहलाया। और यही आत्मीय समाज, जो आत्मीय समाज है, 1828 में क्या बन जाता है, ब्रह्म समाज बनता है। और फिर आगे जाकर ब्रह्म समाज का भी डिवीजन होता है, 2 बार डिवीजन होगा, इसका बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और 1825 में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कब किया गया, 1825 में किया गया। वेदांत कॉलेज कहाँ, कोलकाता में। इनको भारतीय प्रेस और समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय प्रेस और समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, संवाद, अब देखते हैं हम लोग। संवाद कुमुदी सबसे महत्वपूर्ण है, फेमस, और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये पत्रिका है, संवाद कौमुदी। और तुफात उल मुवाहिदीन, तुफात उल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोइस्ट, ये है। और आगे प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, ये आपको देखने को मिलेगा। मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और
न्यू टेस्टामेंट। ये सब किसका ये सब पत्र पत्रिका है? ये राजा राम मोहन रॉय से संबंधित पत्रिकाएं हैं। चलिए देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण संवाद कुमुदी है, जिनको प्राज्ञा का चांद भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा जितने भी ये पत्र पत्रिकाएं चालू किया गया था या चलाया गया था, तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो कौन सा था? संवाद कुमुदी था, और जिसको क्या कहा जाता है? प्राज्ञा का चांद भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन जाने के क्रम में इनको राजा की उपाधि दिया गया, और ब्रिटेन में 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो समाधि है वो आज भी कहाँ है? ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ही मौजूद है। ठीक है, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, 1829 में इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो सती प्रथा का अंत कब के हुआ? 1829 में हुआ, और किसके प्रयास से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। और उस समय जो ये गवर्नर तो जो था भारत का, देखिए ये विलियम बेंटिंग था। इसका समय कब से कब था? 1828 से 1835। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे एक नेक्स्ट आदमी। देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी ब्रह्म समाज से जुड़े थे। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में दीक्षित कराया। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में जोरासंकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना किया। तो देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वरंजनी सभा की स्थापना किया, जो आगे चलकर तत्वबोधिनी सभा कहलाया। तो आप लोग ने सुना होगा तत्वबोधिनी सभा के बारे में। तो पहले उसका क्या नाम था? तत्वरंजनी नाम था, जो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था 1839 में, और फिर आगे जाके क्या बन जाता? तत्वबोधिनी सभा। इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का भी संपादन प्रारंभ किया था। और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया, और परिणाम स्वरूप 1865 में ब्रह्म समाज में पहली बार क्या हुआ? विभाजन हो गया। तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था 1828 में। देखा जाए तो ये ब्रह्म समाज 1815 का जो आत्मीय सभा था उससे बना था। फिर इसका डिवीजन हो जाता है 1865 में, और इसमें डिवीजन हो जाएगा तो फिर दो बन जाए, एक नवीन, एक आदि ब्रह्म समाज हो जाएगा, एक हो जाएगा नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज। तो इस जो आदि ब्रह्म समाज है उससे जुड़े रहेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, जबकि नवीन भारतीय समाज जो हो गए उससे जुड़े रहेंगे केशव चंद्र सेन। फिर इसका आगे जाके भी डिवीजन हो जाएगा। जो नवीन भारतीय ब्रह्म समाज है कब? 1878 में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप 1865 में ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन हुआ, और आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे। तो केशव चंद्र सेन क्या थे? बाल विवाह के विरोधी थे, लेकिन अपनी छोटी पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया, और परिणाम स्वरूप आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में उनके समर्थक केशव चंद्र सेन क्या हुआ? अलग हो गए, और 1878 में
साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। तो ये दूसरा बार डिवीजन हो गया। कब? 1878 में ब्रह्म समाज का आनंद मोहन बोस क्या किया, केशव चंद्र सेन से अलग हो गए और एक अपना साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कब? 1878 में। तो इस प्रकार जो ब्रह्म समाज है इसका कितना बार स्थापना हुआ, डिवीजन हुआ, विभाजन 2 बार हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा एक संस्था आर्य समाज। अब हम लोग देखेंगे आर्य समाज के बारे में। तो देखिए, इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और इन्होंने बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी के टकनपुरा गांव में हुआ। तो दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के टकनपुरा गांव में, मोरबी के टकनपुरा गांव में। और इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। यह सबसे पहले स्वामी संपूर्णानंद के संपर्क में आए, जिन्होंने इनको क्या कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती कहा रहा था। इनका नाम रखा स्वामी दयानंद। कि बहुत से क्या होता है गुरुओं के द्वारा क्या देखिएगा वो नाम रखा जाता है। क्या जो लोग धार्मिक हैं उनको पता होगा इस सब चीज़ के बारे में, कि कोई भी गुरु से मिलिएगा क्या होता है वो दीक्षित होइएगा, उनसे दीक्षा लीजिएगा तो कुछ न कुछ उस टाइप का नाम रख दिया जाता है कि फील हो थोड़ा अच्छा वाला एक। चलिए, तो देखिए संपूर्णानंद के समर्थक में आए और इन्होंने जिनका नाम स्वामी दयानंद रख दिया। और संपूर्णानंद सरस्वती संप्रदाय से थे और इसलिए स्वामी दयानंद के नाम के साथ सरस्वती शब्द भी जुड़ गया, तब यह स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। ये मथुरा के प्रसिद्ध अंधे संत बिरजानंद के संपर्क में आए, जो इनको गुरु बने। जो इनका क्या? इनका गुरु बने। तो जो इनका गुरु है बिरजानंद, एक अंधे संत थे। कहाँ के? मथुरा के प्रसिद्ध संत बिरजानंद। यही दयानंद सरस्वती के क्या बनते हैं? गुरु बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा से अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। लो भैया, ये स्टार्ट किया आगरा से शुरू अपना धर्म प्रचार, जो भी सीखे धार्मिक चीज़ों में लगा कि जो सही चीज़ है चलिए थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं। शुरू किए आगरा से और अजमेर जाते जाते इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनका प्रसिद्ध कथन है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौट चलो। इन्हीं का कथन है। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और साथ ही साथ एक और कथन है कि कह रहा है, बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा ही होता है। अर्थात उस समय क्या देखा जाए परिस्थिति क्या था, उसमें अंग्रेज से यहाँ पे शासन कर रहा था, पूरा चूस रहा था भारतीय को खून। तो कह रहा उसी में देख रहा था, उसी संदर्भ में ये बोला था। देखिए, बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा ही होता है। खैर अपना अपना सबका कथन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पाखंड पताका। आर्य समाज स्वदेशी का सबसे बड़ा समर्थक था, इसलिए वैलेंटाइन सिरोल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से निकल गया। तो ये क्या थे? एक बहुत ही बड़े क्या स्वदेशी के समर्थक थे, होना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है। और वैलेंटाइन सिरोल एक है वैलेंटाइन सिरोल, उसने क्या कहा अपने ग्रंथ है उसमें, जो आर्य समाज को कहा यह भारतीय अशांति का जनक है। किसको? आर्य समाज के बारे में। और कालांतर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने इसमें सहयोग प्रदान किया। किसमें? आर्य समाज में। और परिणाम स्वरूप लाहौर में प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया गया। कहाँ? लाहौर में। और 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की भी स्थापना किया गया। गुरुकुल 1902 में स्थापना किया गया, याद रखिएगा, जहां पर वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शिक्षा का कार्य संपन्न किया जाता है। अब क्या हुआ? 1902 में गुरुकुल की व्यवस्था हो गया और यहाँ पे क्या किया गया? जो शिक्षा दिया गया वैदिक रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे शिक्षा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। तो देखिए यह आंदोलन अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का विकास और भारतीय राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो अलीगढ़ आंदोलन 1875 में याद रखिए और साथ साथ बस याद रख लिए ये अलीगढ़ में हुआ था और सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये चलाया गया था। बस आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की आधुनिक बातों को शामिल करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप पीरी मुरीद प्रथा का विरोध किया गया और इन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार के लिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का भी संपादन किया है। तो तहजीब उल अखबार किनके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है? जाम ए जाम। और चिराग अली और शिबली नुमानी, चिराग अली और शिबली नुमानी आदि ने सहयोग प्रदान किया। इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि भारत एक सुंदर वधू के समान है और हिंदू तथा मुस्लिम उसकी दो सुंदर आंखें हैं। तो देखिए इनका क्या कथन था? सर सैयद अहमद खां का ये कथन था कि भारत एक सुंदर वधू मतलब कन्या की तरह है और हिंदू मुसलमान उस कन्या का क्या है? एक सुंदर दोनों आंख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालांतर में सर सैयद अहमद खान ने सांप्रदायिकता का सहारा लिया, अर्थात सांप्रदायिकता का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का निर्माण 1875 में कराया, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखा जाए इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में, लेकिन पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम था जो कि बाद में बन गया 1920 में AMU। और नेक्स्ट जो है एक अगला संस्थान रामकृष्ण मिशन 1897 में इसका स्थापना होता है और इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे और इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। यह 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधित्व किया। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म इसमें तो दिया नहीं है, देखिए ये कह रहा है, हाँ, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया और 1893 में ये कहाँ गए? शिकागो गए सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने भारत की ओर से। अब देखिए शिकागो जाने के क्रम में यहाँ क्रम लिखा हुआ, क्रम में खेतरी के महाराज ने स्वामी विवेकानंद नाम से संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? तो खेतरी के जो महाराज हैं उनके द्वारा ये नाम दिया गया था। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में शून्य विषय पर, तो देखिए शून्य विषय पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से विश्व को अवगत कराया। इनकी प्रमुख शिष्य का नाम मार्गरेट नोबेल था। जिनकी प्रमुख शिष्य थी, क्या नाम था? मार्गरेट नोबेल था और इनका नाम बदलकर सिस्टर निवेदिता रख दिया गया। तो इनका क्या नाम रख दिया गया? सिस्टर निवेदिता नाम रख दिया गया। तो नाम बदलने से याद आ जाता योगी आदित्यनाथ। माइकल जैक्सन का नाम एक मीम था, मीम पे दिखा रहा था कि जैसे माइकल जैक्सन अगर योगी के राज्य में अगर रहता माइकल जैक्सन या उसके यूपी का अगर रहता तो माइकल जैक्सन का नाम बदल के क्या कर देता योगी? उसको माइका लाल जैकिसन। देखिए इनका नाम बदलकर सिस्टर निवेदिता रख दिया गया। जो अन्य प्रसिद्ध शिष्य मैडम लुई और सैंडर्स का नाम बदलकर कृपानंद और अभयानंद रख दिया।
एक अन्य प्रसिद्ध इसका जो शिष्य था, चेला, मैडम लुई, और सॉन्डर्स का नाम बदल के, एक का तो नाम बदल के कृपानंद, एक का नाम रख दिया क्या, अभयानंद। चलिए, हमको लगता है बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा इसलिए नाम बदल के हिंदी वाला नाम रख दिया। जैसे हम लोग क्या होता है, साउथ वाला नाम कितना टफ होता है, साउथ का नाम हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे सही से। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है और सुभाष चंद्र बोस ने इनको भारतीय पुनर्जागरण का आध्यात्मिक पिता कहकर संबोधित किया है। तो विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, आध्यात्मिक पिता, भारतीय पुनर्जागरण का आध्यात्मिक पिता। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्हीं की स्मृति में, याद में, बंगाल के बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। ये भी याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, शारदा मणि था। चलिए, हम लोग ने कंप्लीट कर लिया रामकृष्ण मिशन। अब नेक्स्ट देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में इसका स्थापना हुआ न्यूयॉर्क में। मैडम हेलेना पेट्रोवाना वालास्की और सर हेनरी अल्काट ने किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, बस एक पॉइंट याद रखिए, 1875 में। और किसने किया और कहाँ किया, न्यूयॉर्क में किया। हेलेना ब्लावात्स्की और सर हेनरी अल्काट ने किया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए, और मद्रास के समीप 1886 में अय्यर नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, मद्रास, बस याद रखिए, मद्रास में 1886 में। आयरलैंड की रहने वाली श्रीमती एनी बेसेंट ने सबसे अधिक इसका प्रचार प्रसार किया। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना किया, जो आगे चलकर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें सबसे अधिक सहयोग मदन मोहन मालवीय का था। तो BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो BHU की जो देखा जो स्थापना जो किया गया, जो नींव भी रखा गया, तो सेंट्रल स्कूल के नाम से एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में। लेकिन क्या होता है, 1916 में ये आगे चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बनता है। और किसके प्रयास से, सहयोग से, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। आगे देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना किया। तो प्रार्थना समाज से संबंधित व्यक्ति कौन हो गए, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, और किसके सहयोग से, केशव चंद्र के सेन के सहयोग से। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले इन्हीं के गुरु थे। तो देखिए, गांधी जी के जो गुरु थे, गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के यह गुरु थे कौन, गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गांधी जी के गुरु होंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु हो गए, रानाडे हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रहनुमाए मजैदन सभा। रहनुमाए मजैदन सभा 1851 में इसकी स्थापना दादा भाई नैरोजी फुरदौन जी और SS बंगाली ने किया। और इनका मुख्य जो उद्देश्य था, पारसी महिलाओं की दशा में सुधार करना। इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए रफ्त ए गुफ्तार नामक पत्रिका का संपादन भी किया।
तो रहनुमाई मजदन सभा 1851 में स्थापना होता है, किसके द्वारा? दादा भाई नेहरूजी और फुरदौन जी और एस बंगाली ने किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पारसी महिलाओं थी उसकी स्थिति में सुधार करना। और इनके द्वारा जो चलाया गया था रफ्त गुफ्तार, रफ्त गुफ्तार नामक एक पत्रिका, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन 1826 में। यंग बंगाल आंदोलन, यह आंदोलन बंगाल में संचालित किया गया था और इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरेजियो, हेनरी विवियन डिरेजियो थे। यह कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज में हिंदी के प्रसिद्ध शिक्षक थे और इतिहासकारों ने इनको क्या कहा? प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी है। तो हेनरी विवियन डिरेजी, जो कि यंग बंगाल आंदोलन 1826 से संबंधित है और इतिहासकार ने इसे क्या कहा? प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा है। आगे बढ़ेंगे। नोट, तो ऐसा नोट देखते हैं। 100 रुपया का नोट नहीं, नोट इंपॉर्टेंट। 1817 ईस्वी में आयरलैंड के डेविड हेयर ने कोलकाता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो 1817 में जो कोलकाता में हिंदू कॉलेज है, डेविड हायर ने कलकत्ता में क्या किया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से स्थापना किया। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है देवबंद, देवबंद आंदोलन। तो देखिए यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में चलाया गया। रशीद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम नानावती के नेतृत्व में। तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में और इससे संबंधित व्यक्ति राशिद अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम नानावती के नेतृत्व में ये चलाया गया था। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था इस्लाम धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, कि भैया जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब देखा जाए तो क्या ये सब एक तरह कट्टरता पे ध्यान, कट्टरवादी जो बुराइयाँ था कुछ क्या वो चेंजिंग नहीं करना, आखिर क्या जो इस्लाम धर्म में जो चल रहा है। देखिए भैया जो सच्चाई है कि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी किया है लोगों ने, तभी तो ये सब सुधार करना पड़ा। अगर नहीं कुछ बुराइयाँ होता तो बहुत सारे लोग जुड़ता एक ही धर्म से। नहीं कहा था कुछ तो बाजार रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। तो रहा हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है तो बुराई भी है। चलिए क्या मुख्य उद्देश्य था कि जो इस्लाम धर्म है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जबकि सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया तो उसमें क्या था? इस्लाम धर्म में क्या थोड़ा सा मॉडरेट बनाना, आखिर जो कुछ उसमें चेंजिंग करना हो उसे करे समाज के बेहतरी के लिए, ये सब भी उसमें किया गया था। और इस आंदोलन के सदस्यों ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, बिल्कुल करना ही था, और फतवा जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फतवा भी जारी कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 में, यह आंदोलन पंजाब के ज़िला के गुरदासपुर में चलाया गया। तो अहमदिया आंदोलन 1889 का जो है पंजाब का ज़िला गुरदासपुर में चलाया गया और इसके प्रवर्तक का नाम मिर्ज़ा गुलाम, जो इसके प्रवर्तक है इससे संबंधित व्यक्ति मिर्ज़ा गुलाम अहमद है। और बाद में इन्होंने स्वयं को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया और परिणाम स्वरूप यह आंदोलन असफल हो गया। देखा जाए तो क्या हुआ, अहमदिया आंदोलन जो 1889 में चलाया गया तो पहले तो लोग इससे काफ़ी जुड़ रहे थे, फिर क्या किया, ये अपने आप को बोला कि हम ईसा मसीह का भी क्या अवतार हैं और कृष्ण का भी अवतार है। लो अब लोग भाई तुम बता तो दो आखिर हो किसका अवतार, एक साथ दो बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग कुछ कुछ भी बोल देता है। नहीं सही बात है, सच्चाई भी क्या कि लोग धार्मिक ऐसा चीज़ है, मतलब पर्सनल मेरा ये व्यू है या मोस्ट ऑफ का भी हो सकता है, जब धर्म की बात आता है तो फिर तार्किक विचार काम नहीं करता है, उसको फिर तर्क उसको समझ में नहीं आता। धार्मिक मतलब इतना लोग अंधभक्त हो जाता है कि उसको कुछ भी कर दिए, कुछ भी खिला दीजिए, पिला दीजिए, गोबर कुछ भी खा लेगा वो। सत्यशोधक समाज 1873 में, देखिए सत्यशोधक समाज 1873 में इसका स्थापना हुआ किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले। इसके संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। इन्होंने
महाराष्ट्र के क्षेत्र में निम्न जातियों के दशा में सुधार के लिए आंदोलन को चलाया और गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। तो गुलामगिरी पुस्तक है, काफ़ी खतरनाक पुस्तक है, कभी पढ़िएगा। इसमें अच्छे अच्छे के धोती खोला गया है। बहिष्कृत, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में। इसके संस्थापक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने निम्न कुल महार कुल में जन्म लिया था, लेकिन भारतीय संविधान के जनक माने जाते। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में अछूतों के लिए व्यापक पैमाने पर आंदोलन को संचालित किया। और 1932 में, आगे बढ़ते हैं, व्यापक पैमाने में आंदोलन को संचालित किया और 1932 में इनके और गांधी जी के बीच क्या हुआ? पूना पैक्ट, अर्थात पूना समझौता। और कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। और इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी संपादन किया और अंत समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को कब अपनाया गया था? 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन 1925। आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाया गया था? 1925 में। यह आंदोलन दक्षिण भारत अर्थात तमिलनाडु में अछूत वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था और इसके प्रवर्तक ईवी रामास्वामी नायंकर थे और यह आंदोलन मंदिर प्रवेश को लेकर चलाया गया था। तो ईवी रामास्वामी किस नाम से प्रसिद्ध हैं? पेरियार, पेरियार। तो इनके द्वारा क्या चलाया गया? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था कब? 1925 में तमिलनाडु में। और किस लिए चलाया गया था? मंदिर में प्रवेश को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932। गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था और इन्होंने इसी अवसर पर अछूतों को हरिजन नाम दिया। तो जो हरिजन नाम जो दिया गया किसके द्वारा? अछूतों को, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया। जबकि अछूत किसके द्वारा कहा गया था? तो BR अम्बेडकर के द्वारा ये बात कहा गया। और घनश्याम दास बिरला ने इस आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण साथ निभाया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में हम यह कह सकते हैं कि आंदोलन में निश्चित रूप से सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र को प्रभावित किया और इसके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या हुआ? एक मार्ग तैयार हुआ। सही बात। पहले क्या था? पहले इस टाइप का जो आंदोलन करके सामाजिक धार्मिक आंदोलन करके क्या पहले लोगों को इकट्ठा किया गया, आखिर एक करने का पहले प्रयास किया गया, जो कि आगे चल के क्या बना? एक राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी एक योगदान भूमिका निभाई। कि पहले तो क्या था? सब लोग डिवीजन अलग अलग था। कोशिश किया जितना हो सके ज़्यादा लोग आपस में जुड़े, एक हो, तभी तो वो अंग्रेज से लड़ पाता। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ये सारा चीज़, धार्मिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन जो भी सुधार आंदोलन था। चलिए देखते हैं आगे विविध तथ्य में। तो देखिए 1819 में ईसाई धर्म प्रचारक ने कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का स्थापना किया। तो कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा का स्थापना कब हुआ था? 1819 में ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा। और 1849 में वैथुन बेटन महोदय ने कोलकाता में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। तो वैथुन ने 1849 में कोलकाता में एक बालिका अर्थात गर्ल्स स्कूल का स्थापना किया। और 1849 में बम्बई में गोपाल हरि देशमुख ने 1849 में मुंबई में गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना किया। और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो गोपाल हरि देशमुखी को क्या कहा जाता है? मुख को लोकहितवादी कहा जाता है। लोक के हित के लिए काफ़ी काम किया, इसलिए लोकहितवादी कहा जाता है। और 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया, जिसमें सरोजनी नायडू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
और 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम लागू हुआ जो बाल विवाह से संबंधित था। और इस अधिनियम अर्थात शारदा अधिनियम में जो लड़की का उम्र था शादी करने का कितना कर दिया गया, 14 साल, और लड़कों के लिए 18 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसने निभाया? चलिए कमेंट कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया। और 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा पिता की संपत्ति में पुत्र के समान पुत्री को भी अधिकार दिया गया। तो देखिए 1956 से पहले क्या था व्यवस्था कि पिता का जो संपत्ति उसमें सिर्फ पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन अधिनियम बना 1956 में, तब जाके ये नियम क्या हुआ, अब जाके संपत्ति में अधिकार है सबका, बराबर होता है सबका अधिकार। 1956 से देखिए अधिनियम बन गया। और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म में एक विवाह पद्धति का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हल्का शॉर्ट में बताया गया। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1948 के बीच में, देखिए 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीय एकता की बात निकलकर सामने आया। तो 1857 जब क्रांति हुआ उस समय क्या था, सब कोई अलग अलग था, सब कोई अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, उसमें एकत्रित नहीं कर पाया। तब जाकर लगा कि नहीं, अगर जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक अंग्रेज को यहाँ से भगाना मुश्किल है। तब कोशिश करने लगा, जितना भी यहाँ कर जो क्रांतिकारी लोग थे या समाज सुधारक लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से वो लोगों को एक साथ करने का प्रयास कर रहा था। और आधुनिक खोजों से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से हुआ जब कांग्रेस का जन्म हुआ। और कांग्रेस ने ही अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और जिसके उदय का निम्नलिखित कारण है। और इसका उदय का क्या क्या कारण है तो देखते हैं। तो देखिए भारतीय समाचार पत्र और प्रेस की भूमिका, सही बात है, प्रेस से क्या होगा, लोग अपना क्या होगा कहीं ना कहीं वो लोगों के पास पहुंचेगा, सूचना पहुंचेगा, आचार विचार पहुंचेगा। और पश्चिमी शिक्षा एवं साहित्य का योगदान, और पश्चिमी शिक्षा साहित्य का भी योगदान हुआ कि लोग जैसे जैसे इंग्लिश वगैरह पढ़ना शुरू किया, क्या हुआ, और जो विदेशी चीज़ों को पढ़ा वहाँ से देखा कि यार यहाँ का अलग ही सिस्टम चल रहा है, अलग ही सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे ये तो अंग्रेज हमारा पूरा शोषण कर रहा है, वहाँ तो पूरा एकदम अच्छा खाता डेमोक्रेटिक चल रहा है, इसका डेमोक्रेसी चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है उसका देश में। और बहुत इस टाइप का बहुत सारा चीज़ का सामने लोगों के पास आना शुरू हुआ। और बौद्धिक जागरण का प्रभाव, बौद्धिक जागरण भी हुआ लोगों के बीच, सही बात है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और भारतीय अतीत की खोज, और फिर लोग धीरे धीरे क्या भारतीय अतीत की भी खोज हुआ, तो उससे क्या लोगों के अपने अपने अतीत के बारे में फिर पता चला, इतिहास के बारे में। और जिसे देखा जाए तो क्या हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह बहुत सारी ऐसा चीज़ें क्या अतीत के बारे में फिर वहाँ से क्या निकलने लगा, उसके खोज होने लगा। फिर लोगों के क्या हुआ को महसूस हुआ नहीं हमारा भी साम्राज्य खतरनाक था। और अंग्रेजी सरकार की आर्थिक शोषण की नीति, ये सब कारण बना आंदोलन का। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो कि निम्न प्रकार है, देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं, नरमपंथी या उदारवादी काल, गर्मपंथी या उग्रवादी काल जो 1905 से 1918, और गांधी युग 1919 से लेकर 1948 तक गांधी युग ही चलेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं नरमपंथी या उग्रवादी काल के बारे में। तो देखिए 1885 से लेकर 1905 के बीच यह काल उदार विचारधारा के लोगों का काल था और इन लोगों के अनुसार संवैधानिक, इन लोगों के द्वारा संवैधानिक तरीकों से सरकार के समक्ष अपने मांग को प्रस्तुत किया जाए। और इस काल को उग्रवादियों ने भिक्षावृत्ति का काल कहा। तो ये लोग तो संवैधानिक तरीके से आ रहा था जो उदारवादी लोग था,
लेकिन जो उग्रवादी लोग था, कहते हैं क्या यार भीख मांग रहे हो, मेरा देश है, आज़ाद करो, छोड़ो, भागो, नहीं जाएगा तो मारो उसको, गोली बंदूक से उड़ाओ। उग्रवादी लोग ऐसे सोचता था लेकिन जो उदारवादी लोग कहता नहीं, एक बातचीत से अगर काम निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बात तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांति तो होगा ही होगा। और इस काल को उग्रवादियों ने भिक्षावृत्ति के काल कहा, और इस काल के प्रमुख नेता दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि महत्वपूर्ण थे। जबकि उग्रवादी काल या गर्मपंथी काल 1905 से 1918 के बीच रहा, और इस काल का नेतृत्व उग्र विचारधारा के लोगों ने संपन्न किया। और यह लोग विचार से उग्र थे, ना कि बम और पिस्तौल की राजनीति करते थे। मतलब विचार से उग्र थे, मतलब काफ़ी एग्रेसिव वो क्या कर लीड करते थे, आखिर चाहते थे एग्रेसिव तरीके से जल्द अंग्रेज को यहाँ से भगाया जाए। और इसके अनुसार स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस काल के नेतृत्व में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, संबंधित लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। मतलब जो प्रमुख व्यक्ति, और भी लोग थे लेकिन कुछ कुछ फेमस होते हैं। अब देखिए, गांधी युग 1919 से लेकर 1948। गांधी युग दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ही वापस आ गए। लेकिन गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। वकालत करने के लिए गए थे एक बिजनेसमैन के। 1915 में वापस आ गए, लेकिन सक्रिय रूप से राजनीति में इनका जो प्रवेश हुआ 1919 में हुआ। हालांकि 1917 में ये सबसे पहले क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। प्रथम सफल आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से। और इन्हीं के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आंदोलन को संचालित किया गया और देश भी आज़ाद हुआ। इसलिए इस काल को गांधी युग की संज्ञा दिया गया है। तो हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। तो हम लोग ने देख लिया जो इससे संबंधित जो थ्योरी पोर्शन था, इसे देख लिया। फटाफट हम लोग जल्द से जल्द देख लेते जो भी क्वेश्चन है। 30-40। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। कब किया गया रामकृष्ण मिशन का स्थापना? 1997 में। कहाँ? कोलकाता में। 1897 में। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडु के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। अब हम लोग ने पढ़ लिया है, आप लोग और फिर से रिवीजन कर लीजिएगा बैक जाके वीडियो को। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापना किया गया था किसका? आर्य समाज का स्थापना किया गया था। कब? 1875 में आर्य समाज। और किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे शिव दयाल साहब। और आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले। और शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का जो विवाह का जो न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था? तो लड़की के लिए तो 14 वर्ष रखा गया था, लड़का के लिए कितना? 18 वर्ष रखा गया था शादी का। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक कौन है?
स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता? तो वेदों का पुनरुत्थान का जो श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद को दिया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। और इनके द्वारा क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौट चलो। और महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वेदों की ओर चलो किसके द्वारा कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो न्यूयॉर्क में किया गया था, मैडम एच.वी. ब्लावात्स्की और कर्नल के द्वारा जो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल आलकाट कुछ नाम था, हाँ। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो प्रथम स्थापना किया गया था, यह आत्मीय सभा का किया गया था। कब? 1815 में, जो कि 1828 में ब्रह्म समाज बनता है। और फिर इस ब्रह्म समाज का भी डिवीजन हो जाता है, विभाजन कब? 1865 में होता है। फिर इसका भी हो जाता है कब? 1878 में हो जाता है। तो यहाँ से एक तो बनेगा आदि ब्रह्म समाज, फिर दूसरा क्या बनता है? भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज। फिर इसका डिवीजन फिर हो जाता है भारतीय का, भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना क्या डिवीजन हो जाता है नव साधारण ब्रह्म समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी और दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो आर्य समाज से संबंधित एक पत्रिका था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का जो नेतृत्व किया था किसके द्वारा किया गया था? और विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का सफलता का मुख्य क्या कारण था? तो जो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्य कारण था, एनी बेसेंट के कारण ही ये सक्सेसफुल रहा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज का स्थापना हुई थी 1828 में। और सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसका? आर्य समाज का। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं सदी के जो महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? बहराम जी एम मालवरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया गया था, ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कब? इनको भेजा गया था ब्रिटेन, राजा राम मोहन राय को पेंशन बढ़वाने को लेकर। और 1833 में उनका मृत्यु भी हो जाता है राजा राम मोहन राय को, ब्रिस्टल ब्रिटेन में ही। उनका समाधि भी अभी ब्रिस्टल में ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज के द्वारा यह समर्थन किया गया था। और देवबंद आंदोलन कहाँ? जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में जो चलाया गया था, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन 1867 में, 1867 में। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ?
1891 में। और राजा राम मोहन रॉय की समाधि है कहाँ? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया? तो देखिए, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडु सही है। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी सही है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है, ये भी सही है। जबकि राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये गलत दिया गया ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन डी है, ये गलत दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर, निम्न में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया? तो विधवा पुनर्विवाह जो संबंधित व्यक्ति है कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर। और ये कब पारित हो गया था? 1856 में ये कानून बन गया। अब बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का जो संस्थापक था मुकुंद राव पाटिल। और राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो किसका विरोध नहीं किया था? तो देखिए, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, जबकि बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया गया था और मूर्ति पूजा का भी विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित संगठनों में किसने स्वदेशी का समर्थन किया? तो स्वदेशी का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज किया था। और 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो बाल विवाह नहीं, सती प्रथा नहीं, गुलामी प्रथा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड एलन बरो के समय में क्या दास प्रथा को हटाया गया था। और इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, थियोसॉफिस्ट थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया, बिल्कुल सही दिया गया। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ? नहीं, तो ऑप्शन जो डी है वो गलत दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और दार उल उलाम की स्थापना किसने की? दार उल उलूम की स्थापना किसने की? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था मौलाना शिबली नुमानी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 49 का ये नहीं होगा, मौलाना हुसैन अहमद ने किया था। सॉरी, सही करेक्शन कर लीजिएगा। दार उल उलूम की स्थापना किसने किया? मौलाना हुसैन अहमद ने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक दो क्वेश्चन और होगा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। तो कितना वर्ष किया गया था?